आर्टिकल 46, 47 और 48, 47 भी ज़रूरी है, जिन पे बहस होगी थोड़ी सी देखने में। अभी हमने कल तक क्या तक देख लिया था, एक हमने देखा था कि DPSP जब फिनिश करे थे हमने, तो हमने देखे थे आर्टिकल 36 से 51 तक देख लिए थे। फिर हमने DPSP संबंधित कुछ कथन जब DPSP बने थे तो DPSP के लोगों ने क्या क्या कहा था। और एक चीज़ मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, DPSP क्या है, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। उनका उद्देश्य क्या है, DPSP का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कुछ संबंधित कथन देखे थे कि जैसे KT शाह ने कुछ बोला था, नसीरुद्दीन ने कुछ बोला था, है ना, और आइवर जेनिंग्स ने बोला था, और ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे उन्होंने, ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बोला था। तो ये कथन हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था क्या, आलोचना DPSP की और DPSP के महत्व, है ना। तो उसमें महत्व में एक महत्व यही है, तो दर्शन पाया जाता है दोनों का, मतलब दोनों में दर्शन, FR में भी और DPSP में दर्शन पाया जाता है, संविधान के दर्शन पाया जाता है, ये एक महत्व बड़ा रहता है, कॉमन रहता है। तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि DPSP और FR में संबंध क्या क्या है। और जब हम लोग बात करते हैं संबंध की बात करते हैं ना, तो संबंध जैसे कई बार पेपर में आता था कि इन किन्हीं दो के बीच में 5 अंतर लिखो या 5 समानताएं लिखो, ऐसे बात आती है। लेकिन जब हम बात करें संबंध की, संबंध का मतलब होता है कि इसमें अगर अंतर है तो अंतर बताओ, और अगर इसमें कोई समानता है तो समानता बताओ। ठीक है, और भी कोई इन दोनों के बीच से रिलेट कर रही, बीच में रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो हम DPSP और FR मौलिक अधिकार में संबंध पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अंतर भी हो सकता है और समानता भी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हेडिंग हमारी क्या बन जाएगी, अब DPSP हम DPSP फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, हम DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच में देखना है कि टसल चलेगी ना, DPSP बड़ा है कि मौलिक अधिकार बड़े हैं, ये हम टसल देखेंगे। अभी आएंगे केसेस वगैरह जो हमने लिख रखे हैं, ये सब केसेस उसी के हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि DPSP और FR में संबंध, यानी FR का मतलब समझ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और DPSP को भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो DPSP और FR में संबंध, तो हमने पहला पॉइंट इसमें क्या बना लिया, एक अंतर देख लिया इन दोनों में अंतर, DPSP में, यानी कि FR ये लिख लिया हमने, FR लिख लिया DPSP। ठीक, तो हमने बांट लिया कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रधानता नकारात्मक है। मतलब पहला पॉइंट इसमें क्या बन जाएगा, पहला तो एक मतलब ये बिंदु है, उसके अंदर बिंदु लिख रहे हैं स्वरूप प्रधानता नकारात्मक है, यानी कि DPSP जो मौलिक अधिकार का नकारात्मक का मतलब क्या है कि नकारात्मक मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज़ है, यहाँ पर नकारात्मक का मतलब है कि स्वरूप, हमने पीछे बात करी थी मौलिक अधिकार लिखे थे कि स्वरूप, कुछ ध्यान आ रहा है पीछे का, मौलिक अधिकार के नाम पे नहीं आ रहा ना, कि उसमें ऐसा करिए मनाही करते हैं जो है, तो मौलिक अधिकार है, मनाही करना, किसी चीज़ की मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब बात तो अच्छी है लेकिन उसमें नहीं जैसे न वाले शब्द आ रहे हैं, ये स्वरूप उसका हमने बताया था, सेंटेंस स्वरूप क्या नकारात्मक है ना। तो ये वो चीज़ है। ठीक, ध्यान रखना, पीछे मैंने पढ़ाई थी, यहाँ पर भी ध्यान रखो। अगर अंतर बताना है तो क्या, मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रधानता नकारात्मक है और DPSP का स्वरूप सकारात्मक। इसमें बताया कि ऐसा करना चाहिए, राज्य ऐसा करे, राज्य ऐसा करेगा, है ना, ऐसे करके बात आ रही है। तो इसमें सब सही वाली बात, इसमें कोई नकारात्मक वाली कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, ऐसे करके वाली बात नहीं आ रही है। फिर क्या है, फिर हम देखा मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय वाले बाध्य हैं बिल्कुल सरकार पे, प्रवर्तनीय मतलब जहाँ भी प्रवर्तनीय नहीं समझ में आया करो तो बाध्य लिख लिया करो, बाध्य। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश में से बोलते हैं इन्फोर्सिबल, मतलब ज़बरदस्ती लागू करवा दिया जाएगा, ये आपको नहीं मिलेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है, और DPSP क्या है, अप्रवर्तनीय, यानी बाध्य नहीं है राज्य के लिए। ठीक, ये अंतर आपसे को पूछ भी लेगा ऐसे करके कि DPSP में अंतर किया, अगर या ऐसे करके क्वेश्चन बन के आ जाएगा DPSP प्रवर्तनीय है तो लिख गया चुपके से प्रवर्तनीय, हटा दिया वहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना DP मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। निम्न DPSP के बारे में निम्नलिखित कथन है, नंबर ए लिख दिया, DPSP प्रवर्तनीय है, DPSP भाग संविधान के 4 में है, और ऐसे लिख दिया तो आपको हाँ संविधान भाग 4 में है, प्रवर्तनीय लगाते चले गए तो हो सकता है गलत है, प्रवर्तनीय के लिए अप्रवर्तनीय के लिए अप्रवर्तनीय लिख दें। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। आर्टिकल उसमें 36 से 51 ए तक है, ऐसे लिख दिया तो 36 से 51 तो ध्यान रहेगा, लेकिन 51 ए अगर आगे नहीं पढ़ पाए तो जल्दीबाजी में हो जाता है ना कई बार गलतियाँ, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। DPSP क्या है, अप्रवर्तनीय है। अब मौलिक अधिकार पर C वाला पॉइंट क्या है, ये ए पॉइंट इसका ही हो जाएगा, ये बी हो गया, इसका सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है, उन पर कुछ सीमाएं लगी हुई है ना, जैसे हम आर्टिकल 18 भी देखते हैं, 19 भी देखते, 19 देखेंगे, 19 के 1 में 8 सीमाएं लगी हैं, 19 की भी 8 लगी, किसी में 3 लगी, किसी में 2 लगी हैं। फिर हम आगे जो भी पढ़ते हैं जो 34 वाला देखेंगे, उसमें भी सीमाएं लगी हैं। फिर बहुत सारे अधिकार हैं, उसमें बहुत अच्छी सीमाएं लगी हैं। तो लोगों ने बताया भी था कि इसमें सीमाएँ काफ़ी हैं, तो एक हाथ से दे रहे हैं और एक हाथ से ले रहे हैं। एक पढ़ा था हमने, किसका था वो कथन, कि ऐसा लग रहा है कि ये एक हाथ से दिया जा रहा है, एक हाथ से लिया जा रहा है, वो बताया था हमने, वो कहानी बताई थी थोड़ी सी, नेहरू जी वाली। देखो एक बार कौन ने, देख के रिवाइज कर लिया करो। ये भी ध्यान रखो, जैसे आपको तुरंत ध्यान आ जाए कि हाँ ये तो उन्होंने बोला था कि महावीर त्यागी ने बोला था ऐसा, या किसने बोला था, देखो ना ऐसे लेकर उन्होंने बोला था कि जो जब हम पढ़ रहे हैं वहाँ मौलिक अधिकार देखें तो मौलिक अधिकार के एंड में तो आपको पता चलेगा महावीर त्यागी ने बोला था
कि डीपीएसपी मतलब ऐसे है कि इतनी मतलब इसमें स्थिति सीमा लगा रही तो ऐसा लग रहा है एक हाथ से अधिकार दिए जा रहे हैं और सीमा इतनी लगा के अधिकार छीन भी ले रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसे महावीर त्यागी थे तो उन्होंने ऐसा बोला था। ये वही नेहरू जी वाली बात बताई थी ना आपकी, उन्होंने कहा था कि वही अक्षय चिन्ह वाली मुद्दा हुआ था। तो सीमा है यानी कि मौलिक अधिकार पे बहुत ज़्यादा सीमाएँ लगी हुई हैं और डीपीएसपी पे कोई सीमाएँ नहीं लगी हुई हैं। इस पर कोई सीमा नहीं लगी, राज्य देगा तो कोई सीमा नहीं लगी। ठीक है, ये अंतर ऐसे बता दोगे आपके डीपीएसपी उसमें अंतर आ गया। अब फिर क्या है, हमने देखा मौलिक अधिकार को निलंबन, अगर मौलिक अधिकार निलंबन करना, मौलिक अधिकार आपको हटाने नहीं देने अगर किसी को, तो केवल विशेष परिस्थिति में ही, मतलब मौलिक अधिकार का निलंबन क्या करोगे, केवल विशेष परिस्थिति में, बहुत कोई अनहोनी घटना ऐसी हो जैसे राष्ट्रीय आपात की बात हो तो हमने देखा निलंबन होता है। ऐसे नहीं मजे मजे में कभी कुछ हुआ, किसी का मन किया तो ऐसे करके हटा दिया। थोड़ा वो कर दूँ ना, गर्मी यहाँ लग रही। हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, इसका निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में ही और विशेष प्रक्रिया से ही, यानी कि विशेश परिस्थिति, बहुत विशेष परिस्थिति होगी तभी आप मौलिक अधिकार किसी के लिए हटा सकते हैं, वरना मौलिक अधिकार जो दिए गए प्रदत्त हैं संविधान द्वारा 12 से लेकर 35 तक, वो आपको देने हैं, वो आप हटा नहीं सकते। बहुत कोई विशेष परिस्थिति हो और विशेष प्रक्रिया से ही, ऐसे नहीं कोई अचानक से आज से मौलिक अधिकार कम, ये वाला कम, वो वाला कम, 19 कम 21 कम, ऐसे कोई ऐसे नहीं हो। और 21 तो हटेगा ही नहीं, ध्यान रखना आप। 21 जीवन का अधिकार वो तो हमेशा ही रहेगा, चाहे कितनी भी आपात कोई सा भी आपात आ जाए, लेकिन जीने का अधिकार तब भी दोगे सबको। चाहे भले ही आप आना जाना रोक दो, कि आवागमन रोक दो, किसी का व्यापार करने का रोक दो, लेकिन आप जीने का एक आर्टिकल 21 का भी वंचित नहीं किया जा सकता। ये तो ध्यान रखोगे, विशेष प्रक्रिया से ही करेंगे। ठीक है, और डीपीएसपी का मामला ऐसा है नहीं इसमें कुछ। फिर अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, अंतर की बात पढ़ ली हमने। अब दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं बड़ा सा, कि परस्पर पूरक। परस्पर पूरक समझते हो क्या है, कि परस्पर का मतलब होता है एकदम म्यूचुअली, हाँ म्यूचुअली एक दूसरे के, पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, मतलब ये इस पे टिका हुआ है और ये इस पे टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, परस्पर पूरक, एक दूसरे से मिलकर एक चीज़ बने हैं ये लोग। ठीक है, यानी संविधान के जो दर्शन को बना रहे हैं ये दोनों मिलकर एक जैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन, डीपीएसपी और एफआर, मौलिक अधिकार, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है परस्पर पूरक है। अब इसके क्या क्या उदाहरण निकलने आ रहे हैं, तो पहला बिंदु क्या है, यानी कि ये म्यूचुअली, परस्पर का मतलब होता है म्यूचुअली बात आती है, और पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं ये दूसरे, यानी कि ना तो ये बड़ा है ना ये बड़ा है, ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करके तभी संविधान का दर्शन आगे तक हम पा रहे हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या कहाँ दिखते हैं हमें जैसे हम बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, 3 तरह के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम। तो क्या है, डीपीएसपी तो मदद कर देता है आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आर्थिक लोकतंत्र के इससे जरूरी है, आर्थिक लोकतंत्र के लिए डीपीएसपी जरूरी है। हमने पढ़ा था डीपीएसपी संबंधित का, उसमें देखा था। तो आर्थिक लोकतंत्र के लिए और सामाजिक लोकतंत्र के लिए, ठीक है। और लेकिन एफआर क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र। तो तीनों हो गए, तीनों ने मिलकर पूरा कर दिया। मतलब यहाँ से 2, यहाँ पे अगर 2 कर रहा था तो 1 रह जा रहा था इससे, ये एक लोकतंत्र के पूरा कर रहा था तो 2 रह जा रहे हैं इससे। लेकिन अगर दोनों मिला लें, इन दोनों को परस्पर कर दें तो ये पूरा इनने काम कर दिया। तो इसलिए क्या ज़रूरी हो गए, तो एक दूसरे के लिए पूरक कर रहे हैं, एक दूसरे पे अलग अलग नहीं है, ये दूसरे मिलकर काम कर रहे हैं एक दूसरे, समझ में आ रहा है। फिर क्या दूसरा बिंदु, दोनों अधिकार ही हैं। मतलब क्या है, यानी कि जो डीपीएसपी है और मौलिक अधिकार हैं, ये भी डीपीएसपी भी आपके अधिकार ही हैं और मौलिक अधिकार तो आपके अधिकार हैं ही। यानी कि कह रहे हैं दोनों अधिकार ही, यानी कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों अधिकार हैं। लेकिन क्या है, जो फंडामेंटल राइट है वो हमें प्राप्त हो चुके हैं अभी, कि भाई आपको ये प्राप्त है और आप इनके राज्य अगर ये नहीं कहीं दे रहा है, उल्लंघन कर रहा है किसी के, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके आर्टिकल 32 के तहत। तो ये एफआर तो हमें प्राप्त है, लेकिन डीपीएसपी हमें भविष्य में प्राप्त होंगे आगे चल के, कि अगर राज्य ऐसा करेगा हमारे लिए कल्याणकारी, जब राज्य बन जाएगा तो हमारे साथ ये, हमारे पास ये जो उसमें 46, 47, 48 बातें लिखी हुई हैं वो हमारे को मिल जाएंगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो यानी कि दोनों अधिकार ही हैं, बस ये हमें प्राप्त हो चुके हैं अभी और ये प्राप्त होने बाकी हैं अभी। ठीक, ये तो दोनों इसलिए परस्पर पूरक है कि अभी इतनी चीज़ हो गई है, इतनी और मिल जाएगी तो पूरा बिल्कुल हमारा ठीक से कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। अब इसका इसी का तीसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, दोनों में संविधान का दर्शन पाया जाता है, कि ना तो ये है कि एफआर अकेले चल पाएगा, ना डीपीएसपी, दोनों को मिला के काम करेंगे तभी संविधान का जो मूल उद्देश्य है, संविधान जैसा चाहता है भारत देश को, वैसे ये दोनों मिला के काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ये वाली बात। तो ये संबंध ही तो पढ़ रहे हैं हम इसमें, उसमें अंतर भी आ जाएगा, इसमें परस्पर पूरकता भी है, ये समानता वाली बात आ जाएगी, दोनों को समान लेकर चल रहा है, ये लोकतंत्र को पूरा करना, ये समानता ही मिल रही है, तो ये बात आ रही है। फिर कभी कभी इन दोनों की टसल भी बनती है, जैसे हमने आर्टिकल ही पढ़े थे, मौलिक अधिकार पढ़े थे, कि उनमें देखा था आपस में टकराहट मिल रही थी, कि आर्टिकल 25 देख रहे थे हम और फिर आर्टिकल 26 भी टकरा रहा था, फिर आर्टिकल 25 और उससे टकरा रहा था, 14 से टकरा रहा था, ऐसे कर देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे। सबरीमाला केस देखा था हमने, आर्टिकल 26 और 14 टकराया था, क्या ले लो। तो अभी अब तीसरा वाला बिंदु देखो, यानी संबंध में हमने देखा, एक तो देखा अंतर, तो हमने देखा एफआर डीपीएसपी में क्या ये ठीक है, और फिर हमने देखा क्या,
चलो पीली पीली जल्दी। अच्छा इसमें ये पॉइंट रह गया जैसे क्या, ये देखो ये वाला निलंबन वाला रह गया ना इस वाले में, तो ऐसे कर लो इसको। इसमें क्या लिखेंगे, देखो सकारात्मक या निलंबन केवल विशेष परिस्थिति में ही और विशेष प्रक्रिया से ही। इसमें क्या होगा, ये भी निलंबित ही तो हैं, ये मिले नहीं है। जब इसमें देखो जब तक राज्य लागू नहीं करेगा, इस वाले में लिख लो, जब तक राज्य लागू नहीं करेगा तब तक वे स्वतः निलंबित हैं। यानी क्या, यहाँ पर क्या इस वाले में निलंबन वाले मैंने ये पॉइंट रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब तक राज्य डीपीएसपी को लागू नहीं करता तब तक वे स्वतः निलंबित हैं, तब तक वे स्वतः निलंबित हैं। मतलब आपको मिले ही नहीं अभी तक, जब तक राज्य लागू करेगा तभी आपको मिलेंगे, वो नहीं राज्य लागू करा तो नहीं मिल रहे हैं। आर्टिकल 37 ये तो कहता है कि राज्य लागू करेगा, राज्य की इच्छा यानी निलंबित। आर्टिकल 37 यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, इसमें आर्टिकल 37 में ये भाषा करी गई कि राज्य ऐसा करेगा, और राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य की मर्जी है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिए। अब हम थोड़ा सा ये लिख लिया यार। अब हम देखेंगे कि एफआर में और डीपीएसपी में वरीयता किसे दें, वरीयता यानी कि प्रायोरिटी कौन, ऊपर कौन है, बड़ा कौन है, ये हम देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ ऐसा कि कहीं कौन बड़ा है कौन नहीं है। तो देखो केस हुए टाइम टू टाइम कि इसमें जब टसल बनी कि भाई डीपीएसपी में कुछ ऐसी बातें कही गई कि जो टकराहट हो रही थी। ठीक है, अब आर्टिकल आपके खोलेंगे, अब आपको आर्टिकल याद होंगे। आर्टिकल 46 में क्या लिखा है बताओ, आर्टिकल 46 में SC/ST वाली बात लिखी है, ST/ST दुर्बल पक्ष को क्या लिखा पढ़ के बताओ। कितनी देर लगती है आर्टिकल 46 में SC/ST बिल्कुल बस शैक्षिक और आर्थिक हितों को उनके आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या है, एफआर और डीपीएसपी में वरीयता हम किसी ने कौन बड़ा है यह बात चल रही है। तो एक चंपकम दोराई राजन केस हुआ 1950 में। ठीक है, उसमें चुनौती क्या दी गई थी, ठीक है, चुनौती दी गई थी ये कि SC/ST का जो आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक, वो क्या है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 में क्या था, समानता का अधिकार है, विधियों का समान करते सबको समान रखा जाएगा आपको। तो आपने जो SC/ST को जो आरक्षण दिया वो समानता का अधिकार कर रहे हो आप, यानी कि SC/ST भी समान होना चाहिए। आप इन्हें क्यों दे रहे हो, इन्हें ऐसे क्यों ले जा रहे हो, इनको भी ले जाओ, फिर OBC हैं, जनरल आ जाओ और कास्ट के हैं लोग, इनको ले जाओ। तो उन्होंने चुनौती डाली। 1950 ताज़ा बात है अभी, 1947 में संविधान मतलब भारत आज़ाद हुआ, 1949 में संविधान बना, संविधान 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू हो गया, यानी कि 1950 की ताज़ी बात है। तो जैसे ही वो लागू हुआ तुरंत केस भी हो गया कि अरे इसमें तो भाई SC/ST को आपने आरक्षण दिया है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो ये चुनौती दी गई थी। ठीक है, फिर सरकार जो नेहरू जी की उस टाइम सरकार थी, नेहरू जी की सरकार ने उस टाइम अपना पक्ष क्या रखा कि हम जो SC/ST को आरक्षण दे रहे हैं वो संविधान के ही, मतलब आप कह रहे हो कि संविधान जो चुनौती दे रहा है व्यक्ति वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है SC/ST को आरक्षण देना। वो कह रहे हैं हम संविधान के ही आर्टिकल 46 के तहत हम सही करार देना इसको, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 46 में ये तो लिखा है कि SC और ST के, है ना, तो ST बाकी दुर्बल पक्ष और भी लिखे, लेकिन मेन तो SC/ST भी लिखा ना, यानी कि SC/ST साफ नाम लिख दिया उन्हें। तो SC/ST के उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ाएंगे हम। तो उन्होंने कहा हम आर्टिकल 46 के तहत ऐसा कर रहे हैं, हम 14 का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, समझ में आया। यानी कि नेहरू जी की सरकार ने ये पक्ष रखा अपना और लोगों ने वहाँ केस ही डाला, इन्हें चंपक दोराई राजन केस ने ये पक्ष डाला कि क्या है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अब समझ में आए, पक्ष दोनों समझ में आए, चुनौती दी चंपकम दोराई राजन केस, ये पूछ लेते कई बार इस वाले में। और इसमें सरकार ने अपना पक्ष का बताया कि हम 46 के तहत ही कर रहे हैं, आर्टिकल 46 के तहत, ठीक, इसलिए आर्टिकल 46 आपको याद रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो मौलिक अधिकार है वो ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि ताज़ा इस टाइम संविधान आया, नया आया, तो उसकी इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम होते अब इतना टाइम हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, पहले भी उन्होंने करा, उनके हिसाब से उस टाइम मौका ये लगा। तो एफआर को उन्होंने वरीयता बता दी कि जो SC/ST का जो आरक्षण मिल जाता है उन्होंने कह दिया रद्द, बोले भाई SC/ST को आरक्षण नहीं दिया है क्योंकि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। और मौलिक अधिकार को वरीयता, क्योंकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, मौलिक अधिकार जरूरी है, पहले वो दिए जाने चाहिए। ये 46 तो मर्जी है एक बार को, एक हिसाब से उनके अप्रवर्तनीय है। तो उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआर वरीयता, एफआर को उन्होंने वरीयता दे दी कि मौलिक अधिकार इस टाइम यहाँ पे बड़े माने जाएंगे और मौलिक अधिकार का इस 14 का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे SC/ST को आरक्षण देने से, इसलिए SC/ST का आरक्षण कर दिया रद्द उस टाइम 1950 में। ठीक, फिर क्या हुआ,
जैसे इन्होंने रद्द किया, अभी टसल देखो सुप्रीम कोर्ट रद्द की, इनने 1950 में रद्द किया। ये फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में आया। अगली साल ही 1951 में पहला संविधान संशोधन कर दिया। उनने आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया। उन्होंने कि आप रद्द करोगे, हम संविधान में ही संशोधन कर देंगे। उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया और आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया। आर्टिकल 15 हम लोगों ने 5 देखा था, 15 मोटा मोटा लिख लिया था कि राज्य अपने नागरिक का धर्म जाति इसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, ऐसे लिखा था। और उसके 5 अब बात देखे थे हमने। फिर हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि आर्टिकल 15 और उसका खंड 5 हमने देखा था कि ओबीसी पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की वो व्यवस्था कर सकता है राज्य। और फिर हमने 15(6) देखा ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षिक संस्थानों में से देखा था। लेकिन 15(4) इन्होंने जोड़ा, तो 15(4) में क्या लिखा था कि SC ST के साथ आरक्षण दिया सकता है और इनके साथ इनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने बोला ना कि 5 अब बात देखे थे, उसमें देखे थे महिला और SC ST OBC वगैरह, तो ये हमने देखा। तो उसी में निकाला कि SC ST के साथ के पक्ष में हम भेदभाव कर सकते हैं। हमने देखा ना कि पक्ष में किसी की सकारात्मक भेदभाव माना जाएगा, जो दुर्बल पक्ष है उसको ऊपर उठाने वाला। तो इन्होंने जैसे उन्होंने रद्द किया आरक्षण, उन्होंने 15(4) जोड़ दिया और कहा SC ST को हम आरक्षण दे सकते हैं। फिर 15(5) आया, 15(5) OBC को भी दे दिया। 15(6) आया, उसमें EWS को भी दे दिया। ऐसे जुड़ते गया आरक्षण। आपको ये अब चेन बनानी है, अब धीरे धीरे आपको ऐसे मतलब पीछे का पड़ा हुआ ऐसे जोड़ते रहना बार बार। 15(4) इन्होंने जोड़ा, 15(4) में SC ST हैं, 15(5) में OBC के लिए आरक्षण है और 15(6) में किसके लिए, EWS के लिए। ये ध्यान रखना, क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन बना ले। ठीक है, कोई आपको पूछे ठीक है आपको EWS का आरक्षण मिलता है, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो आप 15(4) मत बोल देना, 15(5) बोलना, 15(6) बोलो। ठीक है, और 15(5) में किसको आरक्षण है, OBC को, पिछड़े वर्ग के लिए, और 15(4) में SC ST के लिए। ठीक है, ये समझ में आई। और वो भी शैक्षिक संस्थान में, नौकरी के लिए नहीं है, शैक्षिक संस्थानों में रजिस्ट्रेशन वाला मामला चल रहा है, पंजीकरण के लिए, और नौकरी के लिए अलग है। यहाँ पर 16(6) में आएगा, उसमें देखेंगे। तो कि अब फिर ये हुआ ना, तो जैसे उन्होंने कहा SC ST का आरक्षण रद्द किया, उन्होंने कर दिया संविधान संशोधन। उन्होंने कह दिया 15(4) हम जोड़ दे रहे हैं, अब तो मौलिक अधिकार क्या, मौलिक अधिकार 15 का क्या, 15 तो मौलिक अधिकार में फंसेगा ना, 12 से 35 के बीच में 15 मौलिक अधिकार में फंस रहा है। और मौलिक अधिकार में कह दिया कि भैया आपको समानता का अधिकार होगा, राज्य जाति के और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, लेकिन अपवाद हैं ये 5 अपवाद। पानी पी लो, 5 अपवाद दोनों लोग 5 अपवाद बता दिए। ठीक है, उन्होंने कह दिया SC ST को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये अपवाद माने जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये चेन समझते रहना, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने पीछे की जो क्लास पढ़ी है उसको तुरंत भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, सारी क्लासेज आपस में। ठीक है, ये चीज़ समझते रहना। अब क्या है, ये चंपकम दोराई राजन केस पढ़ लिया। अब क्या, केरल शिक्षा विधेयक केस हुआ एक। ये देखो DPSP, और हम क्या कर रहे हैं इसमें वरीयता देख रहे हैं, किसको वरीयता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको FR को ऊपर बढ़ाया, तो संसद ने कानून बना दिया, मतलब संविधान संशोधन करा, उन्होंने उसको डप्प कर दिया। अब क्या, अब यहाँ पे देखो टसल चल रही दोनों की। अब केरल शिक्षा विधेयक क्या हुआ, 1957 का हुआ। उसमें क्या हुआ, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 19 और 31 लड़ गए आपस में। ये वर्सेस लिखा ना बीच में। आर्टिकल 45 क्या, जल्दी पढ़ो। आर्टिकल 45 देखो, उसमें लिखा है कि 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को, है ना, ऐसे लिखा है कि राज्य उसकी शिक्षा का प्रावधान वाली बात आ रही है। तो 6 वर्ष से कम आयु की बात लिखा है। हालांकि पहले ना ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इससे पहले इसमें क्या था, 14 वर्ष तक की आयु तक लिखा था। अब 86वां संविधान शिक्षा के वहाँ से 0 से 6 वहाँ डाल दिया, 6 से 14 वर्ष लिखा है। 21A में लिखा है 6 से 14 वर्ष तक की राज्य अनिवार्य जो शिक्षा होगी वो प्रोवाइड करेगा। तो 6 से 14 वर्ष वहाँ हो गया और 0 से 6 वर्ष यहाँ पे हो गया आपका आर्टिकल 45। इसलिए ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार कि जैसे देखो आर्टिकल 21A है जो आपका शिक्षा का अधिकार, उसमें उम्र पता कहाँ से कहाँ तक है, उसमें है 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र। और ये आर्टिकल 45 हो गया, इसमें उम्र कहाँ से 0 से लेकर 6 वर्ष तक। तो 0 से 6 यहाँ हो गई, इससे आगे यहाँ से हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी शिक्षा का अब एक ये शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये वाला, ये तो राज्य को देना ही देना है, ये राज्य की इच्छा है 0 से 6 वाला। ठीक, 45 वाली बात है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये केरल शिक्षा विधेयक में इसके 45% शिक्षा देने चल रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पर क्या बात चल रही थी, और उसके उन्हें शिक्षा देने के उन्होंने भूमि अधिग्रहण करा थोड़ा सा केरल वाले में। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 19 और 31, 19 आर्टिकल क्या कहता है, मतलब 19 का मतलब बहुत 19 में अलग अलग है। 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है, बोलने वाले की, उसमें शस्त्र रहित आंदोलन वाला है, शस्त्र रहित आंदोलन कर सकते हो आप, सहकारी संगठन बना सकते हो, बाधा रहित आवागमन है, ठीक है, पेशा कहीं व्यापार कोई भी कर सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो, ये सब लिखा है ना, उसमें लिखा है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या मतलब है, हम 19 का आर्टिकल यहाँ पर देखेंगे, 19(1) और जो 19 का 1 में से वो कौन सा था, जो संपत्ति का अधिकार वाला था। देखो ए में क्या लिखा हुआ था, ए वाले में क्या था, थोड़ा अभी जल्दी भूला मत करो,
ए में क्या लिखा था, ए में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता सब लिखा था, व्यक्ति की आज़ादी प्रेस की स्वतंत्रता। बी में क्या था, शस्त्र रहित सशस्त्र आंदोलन वाला ऐसा था। सी में क्या था, सहकारी संगठन था। डी में क्या था, बाधा रहित आवागमन था। और ई में क्या है, वह कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता ये था। एफ में क्या है, कट्टुम, तो वो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। यानी कि 19 का 1 का एफ, ये संपत्ति का अधिकार। तो 19 का यहाँ पे 1 एफ लड़ रहा था 45 से, और 31 संपत्ति का अधिकार खुद था ही था अपने आप। तो यहाँ पर 45 वाले क्या है, इन्होंने कहा शिक्षा का अधिकार है, उसकी शिक्षा के लिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण करा इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये आर्टिकल 45 में बताया कि राज्य ऐसा करेगा, शिक्षा के लिए ऐसे व्यवस्था करेगा, तो हम उसके लिए भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। तो भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, अब लोग पहुँच गए कि हमारा संपत्ति का अधिकार है, ऐसे क्यों भूमि हमारी छीन रहे हो, ठीक है। 19 के 1 एफ के तहत और 31 तो अपने आप संपत्ति का अधिकार पूरा है ही, तो इस वजह से पहुँच गए ये। तब क्या सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर एक सिद्धांत और दिया, समरस अर्थात, यानी 19 का यहाँ पे कौन सा ध्यान रखना, 19 का 19 1 एफ है, ध्यान रख लेना, ये 19 का पूरा नहीं, संपत्ति का अधिकार वाला हिस्सा लड़ रहा है, इससे पूरा 19 में लड़ रहा है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। लिख लो कहीं पे साइड में 19 1 एफ, ये क्या है। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके वाले केस में क्या हुआ, समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत दिया, ठीक है, यानी कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि मिलजुल के काम करे जाएंगे दोनों एक दूसरे के द्वारा, ठीक है। इस सिद्धांत का मतलब लिख लो कि दोनों एक दूसरे परस्पर मिलकर काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब बता दूं मैं, एक बार लिख लो एक बार। इसका समरस अर्थान्वयन सिद्धांत, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब इसमें लिख लो, इसके अनुसार डीपीएसपी और एफआर पूरक हैं, इसके अनुसार डीपीएसपी और एफआर एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, इसके अनुसार डीपीएसपी और एफआर एक दूसरे के पूरक हैं। अतः राज्य जब नीति बनाएगा, अतः राज्य जब नीति बनाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा, अतः राज्य जब नीति बनाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा अतः राज्य जब नीति बनाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा, यानी समरस अर्थान्वयन सिद्धांत के अनुसार डीपीएसपी और एफआर एक दूसरे के पूरक हैं। और फिर व्यायाम लगा लिखना, अतः राज्य जब नीति बनाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी नीति में डीपीएसपी और एफआर एक दूसरे के विरोधी ना हो, कि उसकी नीति में डीपीएसपी और एफआर एक दूसरे के विरोधी ना हो, एक दूसरे के विरोधी ना हो, बल्कि उनमें सामंजस्य पैदा किया जाए। बस बात खत्म। मतलब राज्य जब नीति बनाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी नीति में एफआर और डीपीएसपी एक दूसरे के विरोधी ना हो, और ठीक है, बल्कि एक दूसरे के बीच सामंजस्य पैदा किया जाए, बल्कि एक दूसरे के बीच सामंजस्य पैदा किया जाए, या ऐसे लिखा हो बल्कि उनमें सामंजस्य पैदा किया जाए, बात एक ही है, ठीक है, जैसे भी लिखा हो। अब वो ना सेंटेंस बनाना पड़ता तो अगली बार कुछ बन सकता है। कुछ बात समझ में आई, यानी कि इसका समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत, ये ध्यान रखना, डॉक्टर ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत निकलना, प्रकरण का सिद्धांत, बोधलक्षी विधायन सिद्धांत, आत्म अभिवंशन सिद्धांत। आत्म अभिवंशन सिद्धांत क्या है, आत्म अभिशंसन सिद्धांत क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए बाध्य नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 20 का भाग 3 है ना, खंड 3, ये ध्यान रखना। बोधलक्षी विधायन क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। 20 का 1 यानी कि क्या है कि जो आप अभी कानून बनाओगे, यानी पीछे लग जाएगा, जाके पीछे लागू नहीं होगा वो, लेकिन सिविल कानून में हो जाएगा, क्राइम में नहीं, ठीक है। ये समझ में आया। तो इस वाले में ये मुद्दे लड़ रहे थे, यानी डीपीएसपी वगैरह, तो उन्होंने कहा कि भाई आपस में लड़ो मत, यानी डीपीएसपी और एफआर लड़ो मत, एक दूसरे के बीच सामंजस्य पैदा करो, नीति जब बनाओ, ठीक है। यानी कि आप देखो कि आप कोई भी नीति ऐसी बनाओ, यानी राज्य को क्या करना है सारे सिद्धांत के तहत, राज्य अगर कोई भी नीति ऐसी बनाएगा तो ऐसे नहीं है कि आर्टिकल 45 जो लिखा है आप इसी पे डट जाओ, नहीं 45 में लिखा है 19 31 सबको भूल जाओ, ठीक है। उधर भी ध्यान रखो कि हमने नीति बना रहे हैं, कहीं कटाक तो नहीं हो रहा किसी बीच में, ठीक है। या फिर हम जब 1921 के तहत कुछ दे रहे हैं तो 45 साथ में तो लड़ रहा है, समझ में आ रही है। तो इन्होंने कहा इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यानी कि इसकी सार क्या हो जाएगी, एफआर और डीपीएसपी में किसे वरीयता दिया है, तो आप क्या बोल दोगे एक बार कि यही वाला सिद्धांत बताओगे, समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत, ठीक। और अगर अंग्रेजी आती तो बोल दो क्या, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, समरस अर्थान्वयन, ठीक। यानी कि क्या है इसमें, इसका मतलब क्या होगा, राज्य जब नीति बनाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी नीति में एफआर और डीपीएसपी एक दूसरे के विरोधी तो ना हो, कतई एक दूसरे को नहीं, 36 वाला आंकड़ा ना हो, एक दूसरे के विरोधी ना, बल्कि उन दोनों में सामंजस्य हो, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ जाए। अब फिर क्या हुआ अगला मुद्दा देखो, 25वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, ठीक। उसमें 25वां संविधान संशोधन जब करा गया तो आर्टिकल 31C, ये देखो आर्टिकल 31 था, 31 को संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन उस टाइम बाद में 31C जोड़ दिया गया एक आर्टिकल बाद में, यानी कि 25वां संविधान संशोधन 1971 हुआ तो 31C एक आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक। हालांकि 44वें संविधान संशोधन इसके बाद हुआ था, लेकिन आर्टिकल ध्यान रखना 31 है, 31A भी, 31B भी, 31C भी है, तो 31C जोड़ा गया, ठीक। इसमें क्या 31C के तहत क्या हुआ, ये समझो, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखो। 31C आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि 39B और 39C को लागू करने वाला कानून आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन कहकर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य ने कोई ऐसा कानून बनाया जो 39B और 39C, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में क्या बात कही गई है, जल्दी बताओ, वो देश के संसाधन केंद्र वाला सब कुछ बात लिखी है, तो बताओ बताओ। नहीं, उसमें क्या लिखा 39B 39C में, वो तो 39D में है। हाँ 39B बताओ, नींद आ रही है, 39C 39B देश के संसाधन, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। 39C क्या है, उत्पादन के संसाधनों का केंद्रीकरण रोकना, केंद्रीकरण को रोकना, ये ध्यान लगे। यानी कि एक बात करिए कि जो आपके देश के संसाधन 39B में वो क्या है, उसको जनहित में यूज़ करो, और 39C कह रहा है कि जो आपका उत्पादन के साधन है, ठीक है, उनके केंद्रीकरण को रोको। केंद्रीकरण का मतलब है कि यानी कि राज्य अपने पास ले ले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीयकरण कर लिया, राज्य कहते हैं कि ये आज से हमारे अंडर में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया समाजवाद का कहेगा रिलायंस की बड़ी फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, उसको कह देंगे आज से राज्य के अंडर में आ गया, कल से रिलायंस वाले नहीं चलाएंगे, आज से कल से अब सरकार चलाएगी। ऐसे करने का हम लोग को केंद्रीकरण करना है, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हिस्से में सब चीज़ ले ले। यानी कि आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी करी, बहुत अच्छी चल रही है और बहुत उससे आपने बहुत पैसा कमा लिया है, तो लग रहा है कि राज्य का किससे तो बहुत पैसा आ रहा है एक तरीके से, लाओ ये हम अपने अंडर में कर ले रहे हैं, आपने अंडर में कर लिया, आप पे पावर को लागत छीन लिया आपसे, अब वो राज्य चला रहा है, सरकार चला रही है। तो ये कि उस केंद्रीकरण को रोकना, यानी कि पहले बैंकों वगैरह बहुत सारे राष्ट्रीयकरण कर दिए, इंदिरा गांधी टाइम में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, ऐसी बात कर रहे हैं। अब भूमि वगैरह ऐसे करें, भूमि अधिग्रहण वगैरह कर लिया, यानी कि ये क्या है, केंद्रीकरण को रोकना है, 39C कह रहा है। और बी क्या है, देश के जितने संसाधन हैं उसको जनहित में यूज़ करो, जितने ज़्यादा करो, यानी कोई अपने अपने दुकान ना भरे, अपने अपने घर ना भरे। तो अगर इससे संबंधित अगर कोई कानून बनाए जाएंगे, 31C क्या कह रहा है, 25वां संविधान संशोधन जब 1931 आर्टिकल 31C जोड़ा गया, जो कि एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक। इसमें क्या करे, 39B और 39C से संबंधित अगर राज्य ने कोई कानून बनाया, जैसे यहाँ पे कोई संबंधित राज्य ने कानून बनाया था कि हम शिक्षा के लिए लाएंगे और भूमि अधिग्रहण, हम शिक्षा करेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे, लेकिन हम भूमि अधिग्रहण कर लेंगे, तो यहाँ पे 1931 लड़का संपत्ति अधिकार है। यहाँ पे कह रहे हैं SC ST को आरक्षण देंगे, और यहाँ पे इनने कहा हम 46 में लिखा है SC ST को आरक्षण देना, हम 46 में लिखा है SC ST को आरक्षण देना, हमने दिया 46 के तहत, ठीक है। तो कानून बनाया, लेकिन इसका उल्लंघन हो गया 14 का आर्टिकल, इसको SC ST का आरक्षण दिया, आपने 14 को उल्लंघन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। लेकिन इस वाले में क्या कह दिया कि आप 39B 39C में जो बातें लिखी हैं, आप इसके तहत कोई कानून बनाओ, ठीक है, और बना रहे हो इनके तहत कानून, तब जैसे आर्टिकल 14 का हवाला दे दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन समझो जैसे इसमें क्या है, इनने 46 के तहत एक कानून बनाया, SC ST को आरक्षण दिया, ठीक है, और इन्होंने कहा 14 का उल्लंघन है ये। तो यहाँ पर 31C क्या कह रहा है कि 39B और 39C में के तहत अगर कोई कानून बनाया, 39C और 39B और 39C में जो बात कही गई उसके लिए आपने कोई कानून बना रहे हो, तो उस कानून को सिर्फ इस वजह से लोग अवैध नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं हम इस कानून को नहीं मानेंगे क्योंकि वो 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि इसमें साफ लिख दिया गया, समझ में आई, यहाँ पे कौन बड़ा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया ये DPSP बड़ा हो गया कि 39B 39C के लिए अगर कानून बना दी सरकार ने कोई, कि 39B में क्या बात कही गई है कि देश के संसाधनों का जनहित में यूज़ करना है, और C में क्या कही है, जो आप संसाधन उत्पादन संसाधन है उनका केंद्रीकरण रोको, ठीक। तो 39B और 39C के लिए सरकार कोई कानून बना रही है, ऐसे कोई कानून बना रही है,
तो कोई ना पहुंच जाए कोर्ट की आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, 19 का उल्लंघन हो रहा है, 31 का जैसे यहाँ पहुंच गया 46 के तहत कानून बनाया, यहाँ पहुंच गया, सरकार ने सुनी, सरकार ने ये रद्द कर दिया, 46 वाला हटा दिया, उन्हें संशोधन कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब 39B और 39C में जो बात कही गई है ये DPSP है और ये भी DPSP है, तो इस वाले DPSP में जो बात कही गई है अगर इसके लिए कोई कानून बनाया जाएगा तो आप ये नहीं कहोगे कि 14 और 1931 का उल्लंघन हो रहा है इसलिए इसको अवैध घोषित कर दो इस कानून को, ऐसा नहीं है, अब नहीं होगा। यानी कि ये आर्टिकल 31C में जोड़ के लिख ही दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। यहाँ पे तो अब यहाँ पे अगर यहीं पे वही होता, ये अवैध घोषित कर दिया गया, 46 हटा दिया गया भैया कानून, क्योंकि भाई इसको वरीयता दी गई। लेकिन इसमें वरीयता आप किसको दी जाएगी, DPSP को, यहाँ वरीयता दी गई है FR को, लेकिन इसमें DPSP को वरीयता दी जाएगी क्योंकि DPSP बड़ा माना जाएगा अगर ऐसी बात आएगी। तो वही कह रहे हैं कि जब ये केस हुआ, मतलब सॉरी ये संविधान संशोधन हुआ, इसमें 31C आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C में क्या कह दिया गया, यानी कि 39B और 39C को ध्यान में रख के अगर राज्य कोई कानून बनाएगा तो उस कानून को सिर्फ इस वजह से अवैध घोषित नहीं कराया जाएगा कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 या आर्टिकल 31 या तीनों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके कि समानता का अधिकार छीना जा रहा है या फिर संपत्ति का अधिकार छीना जा रहा है या फिर 31 में कुछ भी, ठीक है, तो ऐसे करके अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। फिर ये केस कौन सा हुआ, केस में भारतीय केस हुआ 1973 का, इसी में तो सुप्रीम इसमें भी ये भी बात इसकी बात सुनी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 31C को सही ठहराया और मूल ढांचे का सिद्धांत बता दिया। यानी कि क्या, मतलब उस वाले केस में बहुत बड़ी बातें हुई थी, उस वाले में एक बात ये भी उठी है, तो यहाँ पे भी वही संपत्ति वाली बात आई थी, केशवानंद भारती के केस के संपत्ति का था, इनकी बहुत बड़ी भूमि जब्त कर ली गई थी, तो लेकिन ये केस तो हार गए थे, ये केस हार गए थे, लेकिन इसी वाले केस में ये बात हुआ कि ये केस हार गए, लेकिन इनके केस की वजह से ये चीज़ गई, ये चीज़ निकल के आई इस वाले सिद्धांत में, मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी संविधान का मूल ढांचा केशवानंद भारती केस में निकल के आया। यानी सबसे इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है, आपको जो बदलना है, आप मौलिक अधिकार में चेंज करना है चेंज करो, आपको कहीं भी संशोधन करना है करो, संविधान कुछ भी करना है करो, लेकिन संविधान का मूल ढांचा आप नहीं हिलाओगे, संविधान का जो मूल ढांचा है वो आपको नहीं हिलाना है। अब संविधान का मूल ढांचा क्या है, तब लोग पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने ये हम केस दर केस बताएंगे कि आप कोई चीज़ लेके आओ, हमें भैया इस वाले हिस्से में चेंज करना है, ठीक है, संविधान ऐसे बड़ा सा, तो ने कहा हमें इस वाले के कैब वाले हिस्से में चेंज करना है, तो वो संविधान सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है हो सकता है कर लो चेंज, यानी दूसरी कैब लगा लो। लेकिन अब वो बात करें कि हमें इसमें ये पूरी इसकी बॉडी चेंज करनी हो सकता है, दूसरी लगा लो। फिर अब वो इंक की बात करेंगे, हमें इसमें इंक भरनी है, ब्लैक है उसमें रेड बनना चाह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, नहीं यहाँ मूल ढांचे की बात आ जाएगी, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी। अब वो कहेंगे मूल ढांचा बताओ क्या क्या, तो सुप्रीम कोर्ट केस दर केस बताएगा कि ये वाली बात मूल ढांचे में आती है, जैसे इन्होंने बता दिया 31C सही ठहराया और इसी में मूल ढांचे का सिद्धांत बताया कि भाई आप मूल ढांचे को संविधान की चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी चेंज करो, ये बात समझाया। यानी कि एक तो 25वां संविधान संशोधन सरकार ने किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहरा दिया, यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों यहाँ पे राजी हो गए एक बात पे कि आर्टिकल 31 ही सही कह रहे हो, 39B में जो बात कही गई है, 39C में जो बात कही गई है, उनका वो बात ठीक बात है, उनके लिए कोई कानून बनाओगे तो वो 14, 19, 31 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें क्या हुआ, 31C में संशोधन कर दिया गया। अब देखो फिर से चेंज आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें कहीं कोई पूछेगा तो हो सकता है कि आप कहोगे आपको नॉलेज है, वहाँ पे कोई पेज घुमा सकता है उल्टा सीधा। आर्टिकल 31C में जो यहाँ पे जोड़ा गया 25वें संविधान संशोधन के तहत, इसमें संशोधन कर दिया गया, इसमें थोड़ा संशोधन क्या कर दिया कि यहाँ पे लिखा था कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C और DPSP की तो हैं, इन DPSP को लेके अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वो 14, 19, 31 का उल्लंघन कह के अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। इसमें जो यहाँ पे लिखा है, अब इन्होंने क्या कर दिया, इस वाले अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इसी को मैं ऐसे गायब कर दूँ, ठीक, और इसी पे मैं लिखूँ DPSP, सभी DPSP, यानी कि अब क्या हुआ, 42 में संविधान संशोधन में क्या कर दिया, 31C में संशोधन कर दिया और सभी DPSP, यानी क्या कर दिया कि अगर सभी DPSP को लागू करने के लिए राज्य कोई कानून बनाएगा तो आप 14, 19, 31 का उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी सभी, यानी कि 36 से लेकर 51 तक, हालांकि 36 में परिभाषा रही है राज्य के, 27 में बताया क्या करना है, लेकिन 38 से चालू है, तो इतने जो सभी DPSP में अगर कोई से भी DPSP ले लो, अब इसमें 48 वाला है, गाय का वध वाला, अब उसके लिए कोई राज्य ने कानून बना दिया, तो फिर कोई आ जाएगा अपने वो धर्म वाला लेकर आया, सांप्रदायिकता आ गया, आर्टिकल 25 वगैरह लिया, ये सब लिया है, तो ऐसे करके तो यहाँ पे ये विवादित हो गया थोड़ा। इनने क्या करा, 42 में भी इनने जो यहाँ पे 2 ही आर्टिकल थे खाली, 39B, 39C, बल्कि एक आर्टिकल के 2 भाग थे, 2 आर्टिकल भी नहीं थे पूरे, 39 आर्टिकल है, उसका एक भाग B और एक भाग C, उसको न कहा था। लेकिन सभी DPSP, अगर हम सभी DPS को लागू करने के लिए कोई कानून बनाएंगे तो आप 14, 19, 31 का उल्लंघन कह के उस कानून को हटाओगे नहीं, अब हम कोई सा बना दें, तो उन्होंने सभी DPSP शब्द जोड़ दिए, बात समझा, यानी कि सभी DPSP 14, 19, 31 पर वरीयता। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये ऐसे आ गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसका मतलब ठीक है, इसमें ऐसे साइन तुम ऐसे ही बना लेना।
जब 42वें संविधान संशोधन हुआ तब एक केस हुआ मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। ये जो केस हुआ, इस केस में क्या हुआ, 31C में जो संशोधन कर दिया गया था कि सभी DPSP शब्द जोड़ा गया था, उन्होंने कहा इसको हटाओ, ये बात गलत लिखी आपने, सभी DPSP नहीं, 39B 39C वाली बात तो ठीक थी क्योंकि उसमें देश के संसाधन थे, उनको जनहित में यूज़ करना था और उसमें ये सब बाकी, इसमें बाकी तो कहीं में किसी में शराब वाली बात देखी, किसी में वो पोषक तत्व वाली, उसको राज्य कोई मिसयूज़ भी कर सकता है अलग अलग तरीके से कानून बना के। और 14-19 में वरीयता दे दोगे तो बहुत दिक्कत। 14 तो समानता का अधिकार वाला है और 19 में तो कितना आर्टिकल है, 19 में आर्टिकल में A B C D कितना, उसमें भी वरीयता, आप सबकी वरीयता देखो 14, 19, 31 तो और 31 संपत्ति का अधिकार है, किसी की संपत्ति बार बार छीनो, यानी कि राज्य DPSP लागू करने के लिए किसी संपत्ति छीने तो छीनने दो, ऐसा थोड़ी ना। तो उसने उन्होंने फिर यही कहा कि जो सभी DPSP वाली जो आपने बात लिख रखी है भाई वो अच्छी नहीं है, उसको हटाओ। तो आर्टिकल 31C में जो संशोधन सभी DPSP वाले ना इस हिस्से को हटा दिया, ठीक है, सभी DPSP को, और फिर से 39B 39C लिख दिया, यानी फिर से इसको हटा के फिर से 39B 39C लिख दिया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, 39B और 39C, ठीक। इसमें मिनर्वा मिल्स केस में हटा दिया और ये लिख दिया। तो अब वर्तमान स्थिति क्या है, आज के तौर में स्थिति क्या चल रही है, तो वो स्थिति ये चल रही है कि मौलिक अधिकार और DPSP के बीच में समझेंगे कि मौलिक अधिकार और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात ठीक है, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, ये सिद्धांत भी दे दिया था समरस अथार्ववेद के सिद्धांत केरल शिक्षा विधेयक में, और सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरे के पूरक है, ध्यान रखो, और ये एक दूसरे के सामंजस्य के साथ चलने चाहिए। फिर क्या है, 39B और 39C ये बड़े माने जाएंगे इनसे, 14-19 से। 31 जो था अब हटा दिया गया था 31 तो, ठीक है, अब 14-19 ही बचेंगे। अब वर्तमान में तो उस टाइम तो हटाया, 44 में संविधान संशोधन द्वारा 31 हटा दिया था और 19 का वो वाला भाग हटा दिया था F वाला, तो 19 का F वाला हट गया, बाकी जो बचेंगे A B C D E और G, तो वो और 14 उसके उनसे ये बड़ा माना जाएगा, यानी 39B और 39C के तहत अब भी सरकार कोई कानून बनाएगी तो वो क्या है, 14 का आपने कहा हमारा समानता का अधिकार है, हमें भी दो भाई ऐसे, या 19 में जो सब है उसमें ऐसा नहीं कह सकते आप, तो ये बड़े ही माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कौन जीत गया, ये जीत गए। और तीसरा क्या कर दिया कि FR और DPSP के बीच का संतुलन, अगर जो इनके बीच की तुलना जो करनी है, बीच का संतुलन बनाना है कि ना इधर झुकना है ज़्यादा ना इधर झुकना है, तो इसके जो बीच का संतुलन है वो क्या हुआ, मूल ढांचा है संविधान का, यानी कि सरकार ना ज़्यादा इधर झुक सकती है FR की तरफ, ना DPSP की तरफ ज़्यादा झुक सकती है, ना इसको उठा सकती है ना इसको उठा सकती है, इनके बीच का संतुलन बनाना है। इनके बीच का संतुलन में कहीं गड़बड़ दिखा हमें तो हम उसको रोक देंगे, उस कानून को रोक देंगे, वो मूल ढांचा में आ गया, ठीक है। ये मिनर्वा मिल्स केस में कह दिया था कि मिनर्वा मिल्स केस है, इसी में कह दिया कि बीच के इन दोनों के बीच का संतुलन बनाए रखना आपको, और इनके बीच का संतुलन कहीं बिगड़ा दिख रहा है, हमें ऐसे दिख रहे हैं तो हम उस कानून को रद्द कर देंगे, यानी कि जो मूल ढांचे में से आ गया, आपको संतुलन बना के चलना। थोड़ा बहुत ऊपर 19-20 तो चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 19-20 तो उनमें बातें ऐसी लिखी हैं कि एक दूसरे बिल्कुल सेम रख ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो कटाक्ष पड़ेगा, तो 19-20 चल जाएगा, कभी इधर कभी उधर, लेकिन संतुलन तो ऐसे ही होता है, संतुलन ऐसे होता रहता है, लेकिन ऐसा होना तो संतुलन कभी ऐसे कभी ऐसे, ये संतुलन थोड़ा हुआ, ये तो बड़ी ऊँच नीच होती गई। समझ में वर्तमान स्थिति समझ में आ गई कि ये ध्यान रखना, कोई पूछे DPSP बड़ा है या FR बड़ा हुआ है, तो आप बोले इन दोनों के बीच में समरस अथार्ववेद का एक सिद्धांत है, इन दोनों के बीच में समरस सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया है, उसमें कहा गया है कि राज्य कोई भी नीति बनाएगा तो ये ध्यान रखेगा कि DPSP और FR परस्पर एक दूसरे के विरोधी ना हो, बल्कि इन दोनों के बीच में एक दूसरे का सामंजस्य हो। लेकिन फिर भी कुछ जगह हम देखते हैं कि यहाँ पे FR को वरीयता दी गई थी, कि जहाँ पे जैसे SC/ST का आरक्षण दिया गया तो उसमें FR को वरीयता दी गई थी, लेकिन हाँ हालांकि संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया गया। लेकिन हमने अभी जो वर्तमान में भी स्थिति चल रही है वो यही चल रही है कि 39B और 39C जो आर्टिकल है वो DPSP के अंदर आते हैं, वो वरीयता रखते हैं 14 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 पे, ये भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इसका पूछे कि क्या 39B 39C, तो कहना आर्टिकल 31C में, ठीक है, कोई और भी पढ़ता है, आर्टिकल 31C में एक जोड़ा गया है, आर्टिकल 31C में बोला कि राज्य जब 39B और 39C के तहत कोई कानून बनाएगा तो क्या, तो कोई भी उस कानून को आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 का उल्लंघन के तहत, कि उल्लंघन हो रहा है उसके कारण इसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, तो ये समझ में आया था अच्छे से, FR और इसमें अंतर और इसके पूरक का तत्व, ये केसेस वगैरह वगैरह, ये ध्यान रखने हैं, चेन पीछे की जुड़ती रहेगी, ध्यान रखना। 15(4) में किसको दिया गया आरक्षण, SC/ST को, 15(5) में OBC को, 15(6) में EWS को, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, अभी आगे वाली क्लास में थोड़ा सा और आगे इसका पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ जाएंगे संसद की तरफ बढ़ जाएंगे, संसद राष्ट्रपति सरकार का गठन वगैरह देखेंगे कैसे होता है, ठीक। इतना देखते हैं आज।